अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका और ईरान के दरमियान कतर और पाकिस्तान की सालिसी में स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात का अहम दौर मुकम्मल हो गया है, जिसमें तकनीकी मामलात पर अहम पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फरीकैन ने अहम अमूर पर पेशरफ्त के लिए 4 अलग अलग वर्किंग ग्रुप तश्कील देने और 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया है। जबकि कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि अमेरिका ईरान मुआहदे की तफसीलात पर काम करने के लिए तकनीकी टीमों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात में आर्जी वक्फे के बाद ये अमल आइंदा हफ्ते पीर या मंगल को दोबारा शुरू होगा। इसी दौरान आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक भी मामूल के करीब आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से तेल की आलमी कीमतें भी $72 फी बैरल तक आ चुकी हैं। यानी पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से अमेरिका और ईरान में हतमी मुआहदा पूरे खित्ते में अमन और आलमी मईशत की बहाली की राह हमवार कर सकता है। मगर इस पूरे अमल को कोई नहीं बल्कि खुद ट्रंप अपने इश्तियाल अंगेज बयानात, इल्जामात और मन घड़त दावों से डीरेल कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्रामों में कई हवालों से मुसलसल ये बात करते आए हैं कि इसराइल इस पूरे अमल में सबसे बड़ा स्पॉइलर बन सकता है। मगर ये मामला भी हर गुजरते दिन के साथ वाजे होता जा रहा है कि खुद सदर ट्रंप अपने जबान, अपने लफ्जों की चुनाव की वजह से डिट्रैक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी इन्हीं बेकाबू बयानात की वजह से स्विट्जरलैंड में पिछले इतवार को होने वाले तारीखी मुज़ाकरात डीरेल होने से बाल बाल बच गए थे, क्योंकि पाकिस्तान और कतर कई दिनों की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से ईरान को मुज़ाकरात पर कायल करने में कामयाब हुआ था, जिसके बाद स्विस शहर बर्गनस्टॉक में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आगाज हुआ। मगर जिस वक्त अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ की सरबराही में दोनों वफूद बातचीत कर रहे थे, तनाज़े का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त सदर ट्रंप का एक और ईरान पर हमले करने का इश्तियाल अंगेज बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये धमकी तक दे दी कि अगर ईरान बातचीत से ना माना तो वफ्द अपने मुल्क भी वापस नहीं लौट सकेगा। सदर ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरानी वफ्द ने मुज़ाकरात छोड़ने का फैसला किया और फिर ईरान वापसी पर बाकर कालिबाफ ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हमने अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस से कहा कि आपके सदर ने धमकियां दी हैं। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। धमकियां में इस बयान के बाद ईरानी वफ्द मुज़ाकरात छोड़कर चला गया और दोबारा वापस नहीं आया। अमेरिका ने सालिसों के जरिए एक और मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन ईरान ने मुस्तरद कर दिया। यानी ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह ने तस्दीक की कि ईरान के मुज़ाकरात छोड़ने की वजह सदर ट्रंप के धमकी आमेज बयानात थे। मगर इसके बाद कतर और पाकिस्तान ने एक बार फिर मामला ठंडा करने की कोशिश की और फरीकैन को मुश्तरका एलामिया जारी करने पर मना लिया। लेकिन इस मामले के बाद एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद उस एमओयू पर मुकम्मल अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, जिस पर वो ईरान से मुकम्मल अमल दरामद करने की उम्मीद रखते हैं। अमेरिका इसराइल को तो लबनान में जंग बंदी पर कायल करने में फिलहाल कामयाब हो गया है, जो एमओयू में दर्ज पहली बुनियादी शर्त है। मगर एमओयू का पहला नुकता तमाम महाजों पर जंग बंदी के साथ ये मुतालबा भी करता है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे को धमकियां देने से भी गुरेज करेंगे, मगर सदर ट्रंप ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए अब इन खदशात में इजाफा हो रहा है कि क्या सदर ट्रंप खुद ही हतमी मुआहदे तक पहुंचने से पहले ईरान से मुज़ाकरात को डीरेल करने की वजह नहीं बन जाएंगे। इसलिए खदशात के इस माहौल में यह ज़रूरी है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल अमन के राह हमवार करनी है तो सदर ट्रंप को खामोश रहना होगा या कम अज़ कम लफ्ज़ों के चुनाव में एहतियात का मुजाहरा करना पड़ेगा। लेकिन सदर ट्रंप का सियासी कैरियर देखें या उनके बयानात के मेयार का ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ऐसा नामुमकिन ही नजर आता है कि सदर ट्रंप खामोश रह सकते हैं या जिम्मेदाराना बयानात दे सकते हैं। सदर ट्रंप के ईरान जंग के सिर्फ 4 माह के दौरान दिए गए बयानात पर ही नजर डालें तो यह वाज़ेह हो जाएगा कि मन घड़त और झूठे दावे सदर ट्रंप का रोज का मामूल रहे हैं। सदर ट्रंप के लिए मुबालगा आराई पर मबनी और इश्तियाल अंगेज बयानात देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाना है तो ज़रूरी है कि सदर ट्रंप के बयानात को संजीदा ना लिया जाए, क्योंकि सदर ट्रंप का खामोश रहना या जिम्मेदाराना बयानात देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जबकि ये पहले ही वाज़ेह है कि सदर ट्रंप के अक्सर दावे झूठे, मुबालगा आराई और ख्वाहिशात पर मबनी होते हैं और जब वो दावे पूरे ना हो तो वो अपने मौक़िफ़ पर यूटर्न लेने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। ये सदर ट्रंप ही हैं जिन्होंने ईरान के हज़ारों साल पुरानी तहजीब ख़त्म करने की धमकी दी थी। सदर ट्रंप ईरान जंग के आगाज़ के बाद से आज तक ये दावा कर रहे हैं कि ईरान मुकम्मल तबाह हो चुका है, उसकी फ़ौज, फ़िज़ाइया, बहरिया और मिसाइल सलाहियत मुकम्मल तबाह हो चुकी है। सदर ट्रंप ने जंग के दूसरे हफ्ते यह दावा भी कर दिया था कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया है और उनसे मुआफ़ी मांग ली है। वो ये दावा भी कर चुके हैं कि अमेरिका
नहीं बल्कि ईरान अमेरिका से डील के लिए भीख मांग रहा है। सदर ट्रंप ने जंग के आगाज पर मीनाब स्कूल पर हमले में सैकड़ों बच्चों की शहादत का जिम्मेदार भी खुद ईरान को ठहराया था और यह मजाकखेज दावा भी कर दिया था कि ईरान के पास टोमाहॉक मिसाइल है। मगर बाद में जब उनके झूठ वाजे हुआ तो उन्होंने कहा कि जंगों में गलतियां होती रहती हैं, जबकि उन्होंने जंग शुरू करने से सिर्फ 3 दिन पहले यह झूठा दावा भी किया था कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। लेकिन खुद अमेरिकी हुक्काम ने उनके इस दावे को मुबालगा राई पर मबनी करार दिया था। Unconditional, not conditional. I said unconditional. We've wiped out their leadership numerous times already. The Navy is gone. They have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Missiles are gone. Launches are gone. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. That was done by Iran. Whether it's Iran, who also has some tomahawks, I wish they had more. Whether it's Iran, who also has some tomahawks. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. ये थे सदर ट्रंप के कुछ ऐसे दावे जो न सिर्फ मुबालगा राई पर मबनी थे बल्कि वाज़े तौर पे झूठ थे। जबकि इससे यह भी वाज़े होता है कि सदर ट्रंप जो धमकियां देते हैं जरूरी नहीं है कि वो धमकियां पूरी भी हों। इसलिए मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए सदर ट्रंप की अक्सर धमकियों को संजीदा ना लेना ही बेहतर होगा। इसके अलावा सदर ट्रंप ने जंग शुरू करने से पहले ईरान में रिजीम चेंज से मुतालिक भी कई दावे किए थे। उन्होंने ईरानी अवाम से बार बार अपील करते हुए कहा था कि वो अपने हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर निकल आएं, इदारों पर कब्जा कर लें। हेल्प इज ऑन द वे, यानी अमेरिका की मदद बस आने वाली है। मगर अब दिलचस्प बात यह है कि मुफाहमत की याददाश्त के दूसरे नुक्ते में अमेरिका ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। यानी ईरानी अवाम और हुकूमत एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अब अमेरिका का इससे कोई सरोकार नहीं होगा। और यही बात अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में वाजे की थी। If the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government. If the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government. सदर ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम, तनसीबात और अफजोदा यूरेनियम से मुतल्लिक भी कई दावे करते रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू होने से पहले सदर ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान अमेरिका को अफजोदा यूरेनियम हवाले करने पर राजी हो गया है। ईरान इस बात पर भी राजी हो गया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर डस्ट निकालेगा और फिर उसे अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. He said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators, because the B-2s, remember when we need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran, we're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. मगर सदर ट्रंप के इस दावे के बरक्स न सिर्फ ईरानी हुकाम ने पहले इन दावों को मुस्तरद किया, बल्कि अब मुफाहमत की यादाश्त में भी ये बात वाज़े हो गई है कि ईरान अफजोदा यूरेनियम को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल नहीं करेगा, बल्कि ईरान में ही अफजोदा यूरेनियम की सतह में कमी लाई जाएगी। इसी तरह सदर ट्रंप ने मंगल को यह दावा भी कर दिया था कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयनाकारों को जौहरी तनसीबात तक रसाई देने के लिए मुकम्मल तौर पर राजी हो गया है। The Iranians are saying there's no scheduled visit for the IAEA inspectors. Is that part of your agreement? They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspection. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground? At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. मगर ईरान ने फौरी तौर पर सदर ट्रंप के इस दावे की भी तरदीद करते हुए कहा कि ईरान आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को निशाना बनने वाली जौहरी तनसीबात के दौरे की इजाज़त देने का इरादा नहीं रखता, जिसके बाद अभी तक इस मामले पर फरीकैन मुतज़ाद दावे कर रहे हैं। और सदर ट्रंप एक बार फिर इस बुनियाद पर मुज़ाकरात ख़त्म करने की धमकी दे चुके हैं। इसलिए अब देखना होगा कि फरीकैन के दरमियान इस तनाज़े पर क्या दरमियानी हल निकलता है। बहरहाल, जहां एक तरफ अमरीकी और बैनुल अक़वामी मीडिया में सदर ट्रंप के बयानात, दावों और धमकियों पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं ट्रंप इंतजामिया के ईरान के साथ MOU
और ओबामा के दौर में JCPOA के दरमियान मवाजना भी शुरू हो गया है। 2015 के जोरी डील, जिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, उसमें ईरान को पाबंद किया गया था कि वो अफसोदा यूरेनियम की सतह 15 सालों तक 3.67% पर रखेगा। ईरान ने अफसोदा यूरेनियम के जखीरे में 98% तक कमी करके उसे 300 किलोग्राम तक महदूद करने पर भी इत्तेफाक किया था, जबकि इस मुआहदे के तहत ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस की तादाद में भी कमी की गई थी ताकि ईरान जोरी हथियार ना बना सके। और इसके तहत IAEA को ईरानी तंसीबात के मुआयने का इख्तियार मिला था, जिसके बदले में ईरान पर आयद बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी पाबंदियां मरहलावार उठाई गई और ईरान को अरबों डॉलर्स के मुंजमद फंड्स भी बहाल किए गए। मगर सदर ट्रंप ने इस जोहरी मुआहदे को बकवास, बुनियाद से नाकिस, यकतरफा, रोड टू अ न्यूक्लियर वेपन और अमरीकी तारीख के खराब और अहमक तरीन मुआहदों में से एक करार दिया था। It's not going to be a real deal because Obama had that horrible JCPOA, whatever it was. It was the worst deal. It was a path for Iran to have a nuclear weapon very quickly. Years ago, they would have had a nuclear weapon. The JCPOA, the Obama nuclear catastrophe, which was so bad. We can't continue to make deals like that horrible Iran deal where we give them $150 billion back. The Iran deal was so bad. We paid $150 billion to sign a horrible agreement. इसलिए अब आलमी मीडिया में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या सदर ट्रंप की नई डील उस डील से बेहतर है जो साबिक सदर ओबामा ने की थी, या सदर ट्रंप की डील में ईरान को ज्यादा रियायतें हासिल हुई हैं। इस हवाले से अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ओबामा दौर के मुआहदे का मौजूदा MOU के साथ बराह रास्त मवाजना करना मुश्किल है, क्योंकि JCPOA एक मुकम्मल तौर पर तैयार शुदा मुआहदा था, जबकि ट्रंप का मंसूबा अभी इब्तदाई खाके की सूरत में है और इससे मुतल्लिक कई अहम सवालात अभी हल तलब हैं। मगरबी हुकाम और माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत में इस मेमोरेंडम में मुबम वादे और सिफायती खामियां मौजूद हैं, जिनके बायस इब्तदाई रियायतें देने की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है, जबकि बाज़ मुतनाज़ा और गैर हलशुदा मसाइल को आइंदा मुज़ाकरात के लिए मौखर कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये दस्तावेज़ उन अहम अमूर का भी अहाता नहीं करते जिन्हें ट्रंप किसी भी मुमकिना मुआहदे का मरकजी हिस्सा करार दे चुके हैं, जिनमें ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल ज़खीरा और हिज़्बुल्लाह समेत उसके इलाकाई इत्तेहादी और प्रॉक्सी तंजीमों की हिमायत शामिल है। अखबार के मुताबिक JCPOA के हामियों का कहना है कि उसके तहत कायम किया गया तस्दीकी और निगरानी का निज़ाम ईरान के जोरी प्रोग्राम में शफाफियत फराहम करता था, जिससे ये यकीन दहानी होती थी कि ईरान जोरी हथियार तैयार नहीं कर रहा। अहम बात यह है कि सदर ट्रंप मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि ओबामा इंतजामिया ने JCPOA के तहत ईरान को 150 अरब डॉलर्स दिए, मगर उस वक्त के अमरीकी महकमा खारजा और खजाना के हुकाम का दावा है कि ईरान को 50 अरब डॉलर तक के फंड्स तक रसाई हासिल की गई थी। सदर ट्रंप के इन्हीं इल्जामात को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ओबामा डील की तरह ट्रंप के मेमोरेंडम में भी ईरान पर पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली का मंसूबा शामिल है। JCPOA की ही तरह ट्रंप के मुजवजा मुआहदे में भी कहा गया है कि अमरीका ईरान के मुंजमद या महदूद फंड्स और असासों को मुकम्मल तौर पर ईरान को रसाई देगा। और जो ट्रंप ईरान को अरबों डॉलर्स देने पर ओबामा पर तनकीद करते थे, उन्होंने अब खुद G7 इजलास में कहा है कि हमने ईरान का बहुत सा पैसा अपने कब्जे में ले रखा है और उनका पैसा हमारे पास है, हमने उनका पैसा रोक रखा है। ये हमारा पैसा नहीं है, उन्हीं का पैसा है और हमने उसे एक ख़ास वक्त पर मुंजमद किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें आखिरकार ये पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा। इसी तरह BBC ने अपने एक तज्ज़िये में सदर ट्रंप के MOU पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि इस मेमोरेंडम में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 2018 में सदर ट्रंप ने जब JCPOA को ख़त्म किया था तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम को उसकी एक बड़ी वजह करार देते हुए कहा था कि ओबामा का मुआहदा न सिर्फ ईरान के जोरी अज़ाइम को रोकने में नाकाम रहा, बल्कि ये ईरान को ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने से रोकने में भी नाकाम रहा जो जोरी वॉरहेड को हदफ तक पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। दिलचस्प बात यह कि सदर ट्रंप ने जब 28 फरवरी को इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था, उसी दिन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का भी दावा किया था। मगर अब सदर ट्रंप ने अपने इस दावे पर भी यूटर्न ले लिया है और कुछ रोज पहले उन्होंने इसकी वजह बयान करते हुए कहा कि बहुत नाइंसाफी होगी कि हम ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल ना रखने दें, जबकि खित्ते के दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हो। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. They have some because other people have some. You got to have some. Somebody said you shouldn't give them one. And I have guys, I like some of these guys.
यानी सदर ट्रंप ने पहले बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत खत्म करने का दावा किया, ओबामा डील को मुस्तरद किया, फिर खुद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को ऑब्लिटरेट करने का भी दावा किया और अब कह रहे हैं कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल ना रखना देना नाइंसाफी होगी। इसी हवाले से बरतानी अखबार द इंडिपेंडेंट ने लिखा है कि 14 नुकात पर मुश्तमिल अबूरी मुआहिदा शायद अमन की जानिब एक तवील सफर का पहला कदम हो, लेकिन नाकदीन जिनमें ट्रंप के अपने रिपब्लिकन इत्तेहादी भी शामिल हैं, वो समझते हैं कि मुआहिदा ईरान के हक में ज्यादा झुकाव रखता है। किंग्स कॉलेज लंदन में सिक्योरिटी स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रेस क्रेग ने कहा है कि अगरचे ट्रंप इस याददाश्त को एक कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे क्योंकि इससे अपना हुर्मुज़ दोबारा खुलती है, जंग में वक्फा आता है, लेकिन ईरान जंग से पहले के मुकाबले में अब मुज़ाकरात में ज़्यादा मजबूत पोजीशन के साथ दाखिल हो रहा है क्योंकि ईरान ने अपने यूरेनियम अफजोदगी प्रोग्राम से दस्तबरदारी इख्तियार की, ना अपने मिसाइल प्रोग्राम को गैर मुसल्लह करने पर इत्तेफाक किया और ना ही एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कुर्बान किया, बल्कि इसने लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा मनवा लिया और पाबंदियों में नरमी, तेल की बरामदात के लिए छूट, मुंजमद असासों की बहाली और एक बड़े मुआशी बहाली पैकेज को भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बना लिया है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मलिया लोधी साहबा ने, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी है यूनाइटेड नेशन में। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार कामरान यूसुफ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कामरान, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। हमने देखा कि बर्गनस्टॉक में जो मीटिंग हुई ईरान और अमेरिका के वफ्द के दरमियान पाकिस्तान और कतर की सालिसी में, उसके बाद 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाने की इतलात आई और यह भी कहा गया कि उन वर्किंग ग्रुप्स ने टेक्निकल नौयत के मामलात पर काम भी शुरू कर दिया है और अब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात हो सकती है बर्गनस्टॉक में या स्विट्जरलैंड के किसी और शहर में जहां पे दोबारा मुज़ाकरात होंगे। तो जरा बताइएगा इस वक्त स्टेटस क्या है बातचीत का, और ये जो अगले हफ्ते की मुलाकात है क्या ये भी उसी हाई लेवल पर होगी या वर्किंग ग्रुप्स की होगी? क्या इतलात है इस बारे में है? आई थिंक ये जो बर्गनस्टॉक में जो मुलाकात हुई थी हाई लेवल और उसके बाद पाकिस्तान और कतर की तरफ से जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ था, तो बुनियादी उसका मकसद जो MOU अमेरिका और ईरान के दरमियान दस्तखत हुआ था उस पर किस तरीके से अमल दरामद करना है, उसके हवाले से एक रोड मैप जो है वो तय कर दिया गया। आपने जिक्र किया कि 4 वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो तश्कील दे दिए गए हैं। टेक्निकल लेवल के ऊपर जो टॉक्स हैं वो इसी हफ्ते के आगाज़ में 1-2 दिन वहाँ पर जारी रहे और उसके बाद अभी जो है उसमें पॉज है। जब आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ये कहा है कि ये रिज्यूम होंगे टॉक्स मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को, और टेक्निकल लेवल के ऊपर टॉक्स होंगे। उसमें पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और कतर के जो नुमाइंदे हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। तो ये जो मुज़ाकरात होंगे वो लोअर लेवल के ऊपर होंगे। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ये हाई लेवल के ऊपर, जिस तरीके से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट या ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने शिरकत की थी, ये उस लेवल के मुज़ाकरात नहीं है। वर्किंग लेवल के ऊपर जो ग्राउंड वर्क करना है उसके होने के बाद जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें जब प्रोग्रेस होगी तो ये जो वर्किंग ग्रुप के जो भी टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं ये रिपोर्ट करेंगे जो एक हाई लेवल पॉलिटिकल जो ओवरसाइट कमेटी है और उसमें वही जो मेन चीफ नेगोशिएटर्स वगैरह शामिल हैं। तो उसकी जो मीटिंग है मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 15 से 20 दिन के बाद हो सकती है, जो इस दौरान जो जितनी प्रोग्रेस होगी उसका जायजा लेंगे। तो इसलिए आई थिंक जो इस वक्त प्रोग्रेस हो रही है वो एज पर जो रोड मैप एक तय किया गया उसी के मुताबिक हो रही है और जो अगले मुज़ाकरात होने वो टेक्निकल लेवल के ऊपर ही होंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली वो बर्गनस्टॉक में ही होंगे क्योंकि वहाँ पर जो कतरी जो गवर्नमेंट है उसकी वो प्रॉपर्टी है और एक आइसोलेटेड प्लेस है। सो एक क्लोज डोर मीटिंग होगी तो वही अपेरेंटली लगता है कि एक सूटेबल प्लेस और वहीं पे मुज़ाकरात होंगे। राइट, तो मलिया साहब MOU की सूरत में एक रोड मैप तो है, अब वो ट्रांजिशन कैसे करेगा एक फाइनल डील में, आई एम श्योर उस पर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन जो ये मीटिंग खत्म हुई बर्गनस्टॉक की, बड़ा अब्रप्ट एंड हुआ और वो इसलिए हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट कर दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने हमारी बात ना मानी तो फिर हम उनको उनके मुल्क भी वापस नहीं जाने देंगे। यानी हम यहाँ बैठ के ये बातचीत करते रहे कि ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्शंस में बहुत डेस्परेट नजर आते हैं कि ईरान किसी तरह डील कर ले उनसे, लेकिन हम जो रियल थ्रेट समझते हैं या रियल स्पॉइलर समझते हैं वो तो इसराइल को समझते हैं। तो वाकई इसराइल एक बड़ा स्पॉइलर है या डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं वो एज अ स्पॉइलर रोल प्ले कर रहे हैं अभी तक? शहजाद, इसमें यस, ये आप ठीक कह रहे हैं कि सदर ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, उससे जाहिर है जो एटमॉस्फेयर है मुज़ाकरात का वो विशिएट होता है, इफेक्ट होता है नेगेटिवली। लेकिन मेरा ख्याल है अब तो ईरानियन लीडरशिप उसको डिस्काउंट करती है, दे आर सो यूज्ड टू इट, और उनको पता है कि ये एम्प्टी किस्म के थ्रेट्स हैं सदर ट्रंप की तरफ से। जैसे आपने कहा, ही नीड्स द डील, ही वांट्स द डील, ही इज़ इन्वेस्टेड इन द डील।
जहाँ तक स्पॉइलर का ताल्लुक है, हाँ, मेरा ख्याल है अभी भी फाइटिंग इज़ कंटिन्यूइंग इन लेबनान। पहले से कम हो चुकी है, लेकिन आई थिंक ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अमेरिका की है कि वो इसराइल को रेन इन करे। इसराइल इज़ रिक्वायर्ड अंडर द MOU टू विड्रॉ फ्रॉम लेबनान। ये उसका एक आप कह सकते हैं एक ऑब्लिगेशन है अंडर द MOU। लेकिन साउथ लेबनान में अभी भी दे आर प्रेजेंट, और उनके डिफेंस मिनिस्टर फिर से ये बात दोहराई है कि वो वहाँ से नहीं, दे विल नॉट लीव साउथ लेबनान। तो मेरा ख्याल है दैट सर्टनली कैन बी अ डील ब्रेकर आगे जाके। ऑल्दो आई थिंक फॉर द इरानियंस ऑल्सो, वो नहीं चाहेंगे कि ये जो डील है इसमें कोई ऑब्स्टिकल आए। दे वांट द डील टू आल्सो गो थ्रू। राइट। और कितना मुश्किल लगता है आपको जो MOU, आई एम श्योर आपने भी देखा है, इसकी ट्रांजिशन होना और इसको एक रियल या फिर फाइनल डील में तब्दील होना, आपको लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल होगा? जो MOU पर पहुंचे हैं, एक इत्तेफाक राय हुआ है, उससे ज़्यादा मुश्किल मरहला होगा ये? हाँ, उससे कहीं ज़्यादा होगा, बिकॉज जो सब्सटैंटिव इश्यूज हैं वो तो इस वक्त सामने है ना, अब आएंगे। इसलिए कि MOU तो प्रोसेस के बारे में है ना, मगर वेल देयर सम सब्सटैंटिव एग्रीमेंट आल्सो, बट मोस्टली तो वो प्रोसेस के बारे में है। तो मेरा ख्याल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में है इस वक्त। तो वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ जो है, ऑल्दो उसको बहुत क्लियरली स्पेल आउट किया गया है, और उसमें जैसे आपने पहले भी कहा वर्किंग ग्रुप्स वगैरह का भी है, यू नो दे हैव टू बी फंक्शनिंग फुली। लेकिन नेचुरली देखें, जो सबसे बड़ा इशू तो वही होगा ना जो कि पहले भी था, विच इज़ द न्यूक्लियर इशू। तो उसमें अभी भी पोजीशंस ऑफ द टू कंट्रीज मैं नहीं समझती कि कोई क्लोज हुई हैं या अलाइन हुई हैं एट ऑल। तो उसमें इनरिच्ड यूरेनियम का क्या करना है, उसमें एग्जैक्ट ऑब्लिगेशन वो क्या चाहते हैं ईरान की तरफ से हो। ईरान इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द MOU दैट इट विल नॉट सीक न्यूक्लियर वेपन्स, मगर अब अमेरिका की तरफ से क्या तवक्कुआत होंगे एंड हाउ दे विल रिजॉल्व द इशू ऑफ द 400 और सो किलोग्राम ऑफ हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, ये भी देखने की बात है। राइट। खालिद साहब, जो MOU का पॉइंट नंबर 1 है, वो सिर्फ ये नहीं कहता है कि ये दोनों ममालिक रिफ्रेन करेंगे फ्रॉम यूजिंग फोर्स, ये भी उसमें लिखा हुआ है दे विल रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट टू यूज फोर्स, थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स। यानी ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियां देते रहते हैं, ये सिलसिला आपको लगता है कि जारी रहेगा तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, या जैसे अभी मलिया साहबा कहती हैं कि ईरानियों ने इसको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया? बल्कि आप वेस्टर्न मीडिया देखें, इवन इंटरनेशनल मार्केट्स देखें, जो ऑयल मार्केट हो गई या स्टॉक मार्केट जो पहले ट्रंप के बयानात से ऊपर या नीचे जाती थी, अब उस पर भी असरात नहीं होते इसके इतने ज्यादा। तो आपको लगता है डिस्काउंट कर दिया है दुनिया ने उनके बयानात को और अब फर्क नहीं पड़ता उनकी इन धमकियों से? शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया है, और मैं मलिया लोधी साहबा की बात को कंटिन्यू करूंगा कि शायद ईरान ने अब उसको न्यू नॉर्मल समझ लिया हुआ है। वो समझते हैं कि वो थ्रेट उनका शायद ऑब्लिगेटरी है, और उसकी वजह मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत इंटरनल प्रेशर है, और उनको याद कराया जाता है कि दुनिया का 41% मिलिट्री बजट अमेरिका अकेला इस्तेमाल करता है। उनको ये याद कराया जाता है कि जो दुनिया के टॉप ममालिक 10 मिलिट्री अमेरिका के बाद हैं जो मिलिट्री स्पेंडिंग करते हैं, उनसे ज्यादा क्यूमुलेटिव बजट से ज्यादा अमेरिका का बजट है। वो ये याद कराया जाते हैं कि इतनी आपने कॉम्प्रोमाइजिंग, खासतौर पर ज़ायनिस्ट और इजरायली जो मीडिया है वो उनको याद कराता रहता है। इसलिए उन पर ऑब्लिगेटरी होता है कि कहीं जब उनको ये शक पड़ता है और इस तरह का मीडिया क्रिटिसाइज करके जब उनको कहता है कि आपने पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये मुआहदा किया है और ये डिफीटेड एक एग्रीमेंट है, तो फिर वो इस तरह का कम बैक करते हैं, इस तरह के बयानात देते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा, जो आपने कहा पहला पैराग्राफ जो MOU का है उसमें 3 जगह लेबनान का जिक्र है, जिसका क्या मतलब है कि ईरान ने मैनिफेस्ट किया है जो उसकी सेंसिटिविटी है, जो अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं हो पा रही फॉलो या मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, लेकिन ईरान ने अपनी सेंसिटिविटी जरूर बताई है। प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये ऑब्लिगेटरी है, जैसे मैंने कहा वजह तो मैं समझ आ रही है, क्योंकि उन्होंने क्योंकि इजरायली लॉबी को भी खुश करना होता है, होम ग्रोन जो पॉलिटिक्स है उसको भी एड्रेस करना होता है, और पोजीशन ऑफ डिफीट भी नहीं उन्होंने बतानी होती या कॉम्प्रोमाइज नहीं बताना होता। तो आई थिंक ये एक ऑब्लिगेटरी है कि कुछ अरसे बाद ऐसी थ्रेटनिंग लैंग्वेज वो यूज करते हैं और पोस्चरिंग करते हैं जो ऑप्टिकली वो शायद करना चाहते हैं मीडिया नैरेटिव्स के सेंस में, कि लोगों को ये इंप्रेशन जाए कि मैं अभी भी बहुत स्ट्रांग और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, उनको ये सबसे ज्यादा आने वाले वक्तों में इस MOU की जो लाइफ है, जो लॉन्गिटिविटी है, वो डिपेंडेंट होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप मीनिंगफुली इसको कितना प्रोटेक्ट या सेफगार्ड कर सकते हैं, और इजराइल को कितना ज्यादा मैनेज और खासतौर पर नेतन्याहू को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। मैं एक और बात भी बताइएगा खालिद चिश्ती साहब, बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से
जब ये जंग शुरू की थी तो उस वक्त ट्रंप ने जो अपने वेरियस एजेंडाज बताए थे कि हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्या हमारे टारगेट्स होंगे, उसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल भी था। क्योंकि जो ओबामा की डील थी उस पर ये कहते थे कि उसने ईरान को बैलिस्टिक प्रोग्राम बनाने से या उसको आगे बढ़ाने से नहीं रोका। अब यहाँ पे भी जिक्र नहीं है। उस दिन शहबाज शरीफ साहब को भी आपने सुना, बल्कि ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि अगर दुनिया के तमाम ममालिक या कई ममालिक बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं तो ईरान के पास भी राइट है। मतलब ये माइंडसेट क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल को इतना बड़ा इशू बनाया और अब वो ना एमओयू में है, ना ट्रंप साहब समझते हैं कि ईरान अगर वो रखे तो कोई नाइंसाफी होगी उनके साथ। शाह साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है और वो इसलिए कि देखिए, दो हमें एलिमेंट देखने चाहिए जिसपे अमेरिका की शुरू में सेंसिटिविटी थी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। एक न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल था और एक बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल पे दो एड्रेस थे। अमेरिका का नंबर 1 ऑप्टिकली भी और अदरवाइज भी कंसर्न रहा है न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल, कि वो ना बनाए और न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये इजराइल की टॉप प्रायोरिटी नहीं है। इजराइल की टॉप प्रायोरिटी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं। उसकी वजह यह है कि वो डिलीवरेंस मैकेनिज्म है। देखिए, दुनिया में जब भी कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट हासिल करता है या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की काबिलियत हासिल कर लेता है, तो वो एक वाहिद धमाका वही है जो अपनी सरजमीन पर करता है वो मुल्क। उसके अलावा उसने इसलिए बनाया होता है कि अगर जब भी उसको जरूरत पड़ी तो उसने कहीं और ड्रॉप करना है, तो वो ड्रॉप कैसे करेगा? इन्हीं वेपन्स के जरिए। इजराइल सबसे ज्यादा खौफजदा इसलिए है कि न्यूक्लियर रिच बना भी ले, जब तक ईरान के पास क्रेडिबल, ट्रस्टेड एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा हाईली एक्यूरेट डिलीवरेंस मैकेनिज्म ना हुआ, तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब या वेपन का कोई फायदा नहीं है। तो इजराइल को खौफ उसकी इस टेक्नोलॉजी है बैलिस्टिक से। खासतौर पर अगर मैं कंपेयर करूं 2025 जून में जो कैंपेन हुई थी और 26 2000 जून में हुई है, उनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी का ही एक फैक्टर है। ईरान ने अपनी एक्यूरेसी बड़ी इंप्रूव की है। उसने रीविजिट कम किए हैं एज कम्पेयर टू 2025। रीविजिट का मतलब यह है कि एक दफा अगर फेंके बॉम्ब वो इतने एक्यूरेट थे कि उसको रीविजिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक खौफ है जो इजराइल को, जिसकी वजह से चाहता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो या ना हो, लेकिन उसके पास डिलीवरेंस मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। और यही डाइवर्जेंट पॉइंट है बिटवीन अमेरिका एंड यू और इजराइल, क्योंकि इजराइल का टॉप प्रायोरिटी वो है और अमेरिका की वो है। जी कामरान, बताओ, साफी आपने पूरी सिचुएशन को कवर भी किया है, कितना पीछे हटा है अमेरिका अपनी इनिशियल टारगेट्स या डिमांड से? क्योंकि जो इसका पॉइंट नंबर 2 है एमओयू का, वो तो ये भी कहता है कि ये ममालिक एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में मदाखलत नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि जब ईरान में कुछ अर्से पहले प्रोटेस्ट हुए जो उनकी बिजनेस कम्युनिटी ने शुरू किए या ट्रेडर कम्युनिटी ने शुरू किए, तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिए थे कि लोग सड़कों पर निकल आए और अगर रियासत ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। फिर जब अमेरिका और इसराइल ने हमला किया तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते थे कि अवाम जो है वो सड़कों पे आ जाए बिकॉज दे वांटेड अ रिजीम चेंज। लेकिन अब एमओयू में ये भी लिखना पड़ा है, अमेरिका को अग्री करना पड़ा है कि हम आपके अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इससे अमेरिका की जो एक लेवरेज थी वो कमजोर हुई है, ईरान तबाही के बावजूद मजीद मजबूत हुआ है। कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को आप? आई थिंक बिल्कुल, अगर आप एमओयू को देखें, जो 14 नुकात है, आप 14 नुकात को देखें तो उसमें तो कोई भी ऐसा एक नुक्ता नहीं है सिवाय इसके कि जो एक न्यूक्लियर वाला है और जिस पर ईरान पहले ही कह चुका है। उसके अलावा तो तमाम अगर आप पॉइंट्स देखें स्टार्टिंग फ्रॉम जो पहली क्लॉज है और एंड पे चले जाएं, तो उसमें तो अपेरेंटली बिल्कुल ईरान जो है डिप्लोमेसी की मैदान पर आपको बहुत हद तक आप उसमें विक्टोरियस नज़र आता है। ना सिर्फ जो लेबनान की आप जिक्र कर लें, बल्कि जो सबसे बड़ा इशू आपने बाकी इश्यूज की बात की इस जंग से पहले, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला इशू तो इशू था ही नहीं। अब बाकी इश्यूज की आपने बात की, लेबनान की बात की, न्यूक्लियर की आपने बात की, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बात की। मेरा ख्याल है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है, दिस इज गोइंग टू बी ए मेजर बोन ऑफ कंटेंशन। और अभी भी है। इसी हफ्ते जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो गल्फ कंट्रीज़ के दौरे पर थे, जीसीसी ममालिक के साथ उन्होंने जो बातचीत की और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं वो कोई भी किसी भी तरह का नया जो रिजीम है, नया जो प्रोटोकॉल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मार्को रूबियो ने भी कहा कि किसी तरह का वो टोल हो, फ़ी हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान इस तरह का काम करता है तो क्या अमेरिका के पास ऐसे ऑप्शंस हैं कि वो बाय फोर्स या किसी और तरीके से? जो एमओयू है वो तो ये कहता है कि कोई चार्जेस नहीं होंगे फॉर 60 डेज ओनली, और इसके बाद जो है ओमान और ईरान बैठकर इस पे जो है इसकी फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन या जो सर्विसेज वगैरह है उस पर बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो क्या एमओयू का ये मतलब नहीं है कि इन फ्यूचर ईरान चार्ज कर सकता है कोई सर्विस फी वगैरह? क्या अमेरिका इस पर अग्री नहीं कर चुका है एक तरीके से? आई थिंक एग्जैक्टली यहाँ पर भी अगेन अगर आप देखें तो जो अल्फाज का चुनाव है उसमें एक रूम दिया गया है। अगेन ईरान ने अपनी बात मनवाई है, बट पॉइंट ये है कि अभी अगर आप देखें मार्को रूबियो का स्टेटमेंट भी देखें, उन्होंने कहा है कि वो टोल हो, कोई किसी और तरह का आप चार्ज करने की कोशिश करें,
उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इसकी इजाज़त दे दी गई तो दुनिया में जहाँ-जहाँ इस तरह के इंटरनेशनल की वाटरवेज़ हैं, वहाँ पे तो फिर हर मुल्क कहेगा कि हम वहाँ पे चार्ज जो है, वो टोल जो है वो चार्ज करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक मुस्तकबिल में एक डील ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएन एफिलिएटेड एक इदारा है, उसने एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन शुरू करने का भी कहा है, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो शिप्स हैं फँसे हुए हैं। और जो आईआरजीसी है, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, क्योंकि जो आईएमओ था वो रूट इस्तेमाल करना चाहता था, जो गालिबन जो नॉर्दर्न रूट है जो क्लोजर टू ओमान है। लेकिन जो आईआरजीसी कहता है कि नहीं, आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो रूट हमने आपको दिया है सदन, जो क्लोजर टू ईरान की कोस्टल लाइन से गुजरता है, आप वो इस्तेमाल करें। अब इस हद तक जो आपने जिक्र किया कि इसमें अमेरिका को कितना पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि जंग से पहले तो इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। आज जिस तरीके से इस लेवरेज को ना सिर्फ ईरान इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसको अपने टर्म्स के ऊपर एक चलाने की कोशिश कर रहा है। बट इन द लॉन्गर रन क्या ईरान ऐसा कर पाएगा? जैसे मैंने कहा कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, वो बिल्कुल भी उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड आई थिंक मोर और लेस पाकिस्तान की भी यही पोजीशन है कि जो भी ये की इंटरनेशनल वाटरवेज हैं, दैट शुड बी गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल मैरीटाइम जो प्रोटोकॉल्स हैं। किसी मुल्क को इस तरह का जो प्रोटोकॉल जो इस तरह की जो इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब करे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट जो ओवरऑल आपका सवाल था, डेफिनेटली यहाँ पर अमेरिका ने बहुत हद तक यहाँ पे कंसीड किया है, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, वो वन वे और दी अदर ही वांटेड टू मूव ऑन। वो बस इस जंग में उन्होंने ब्लंडर किया था इजराइल के कहने के ऊपर, बट ही वांट्स टू मूव ऑन, और एक दफा वो निकल जाए यहाँ से, फिर वो मेरा ख्याल है उनको लगता है कि गल्फ जाने, ईरान जाने, बाकी मुल्क जाने, जो इसको डील करना है वो करते रहें। अच्छा मलिया साहब, दो सवाल है मेरे आपसे। एक तो ये कि इस एमओयू को आप कैसे रीड करती हैं? क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टीज जो है वो चाहेंगे दैट दे विल स्टिक टू इट, या आपको लगता है जैसे अभी मार्को रूबियो कुछ और ही बात कर रहे हैं एमओयू में, तो बाकायदा लिखा है कि दे विल नॉट चार्ज फॉर 60 डेज, डू यू थिंक अमेरिका विल अबाइड बाय इट, या इसमें भी कोई तब्दीली हो सकती है? दूसरी बात ये देखिए, मैं इसमें अगर साथ ही सवाल करूं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल होगा कि क्या अमेरिका चाहता है इशू को रिजॉल्व करना, और अगर चाहता है तो वो एमओयू को इंप्लीमेंट करेगा, या बस जंग खत्म हो गई और जो स्टेटस को था अब वही मेंटेन रहेगा कि चले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी आप कुछ नहीं चार्ज करेंगे, ना न्यूक्लियर इशू रिजॉल्व होगा, ना उनके फ्रोजन एसिड्स रिलीज होंगे, और बस एक स्टेटस को होगा और उसी में हम चलते रहेंगे? देखिए, मैं 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाह रही हूँ। पहले तो आपने ये सवाल किया जो मेरा ख्याल है अहम है, वो ये है कि क्या अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं इस एमओयू में, और उसका जवाब ये है कि नहीं। ना उन्होंने बैटलफील्ड पे अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए और ना ही मुज़ाकरात में। वो चाहते थे रेजीम चेंज हो, रेजीम चेंज नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा जी मैं तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है ईरान के वो तबाह करके रहूँगा, बल्कि उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा मैं तबाह कर चुका हूँ जी। तो ये डजंट इवन फिगर इन द एमओयू। और फिर ये उनका बार बार कहना कि जी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं तबाह कर चुका हूँ, पता नहीं कितनी दफ़ा तबाह किया उन्होंने। सो अगेन MOU इज़ फेवरेबल टू ईरान, इसमें तो कोई शुबा नहीं। अब ये सवाल आपका कि किस हद तक अमेरिका इज़ इन्वेस्टेड इन इट, इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मैं समझती हूँ इट इज़ इन्वेस्टेड इन इट, अदरवाइज़ वो क्यों डील करते इस तरह। तो दोनों साइड्स पे जाहिर है दे हैव अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन हो। एंड देखें, द इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स काफ़ी आपने देखा ही है, डिटेल्ड हैं, आपने पढ़ा है MOU, they're very detailed. तो उसमें both sides have started off by committing or at least delivering on their initial commitment. Initial commitment क्या थी कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दें, खोल दिया। रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही हैं कि जी शिप्स आर मूविंग क्वाइट फ्रीली इन द स्ट्रेट। दूसरी तरफ से अमेरिका was supposed to end the blockade, it has ended the blockade. I think it's got off to a positive start. अब ये तवक्को करना कि हर चीज़ बड़ा स्मूथली होगी, ये पॉसिबल नहीं है। These two countries were at war. इनके interests are not aligned. True. Their interests, they are divergent interests. अब ये आपका सवाल कि will he just move on and leave things as they are? देखिए, उसकी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ तक जंग ख़त्म हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल गया है, the rest he leaves. मगर the pressure on him then from the hawks, from his base, from the right wing of the Republican Party, and of course also from Israel, because वो कहेंगे कि जी आपने अगर हर चीज़ छोड़ ही दी है तो फिर आपने जंग क्यों की, और आपने अगर न्यूक्लियर इशू पे कोई रेजोल्यूशन पे ही नहीं आप पहुँचे, और जिस पे कि वो क्लेम करते रहे कि मैं जो लेके दूंगा ईरान से कंसेशंस वो तो ओबामा वाली डील से कहीं बेहतर होगा, तो वो तो सारा फिर इट्स जस्ट नॉनसेंस देन।
तो उस पे द प्रेशर ऑन हिम विल माउंट। सो उसके सर्टनली इंटरेस्ट में है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में नहीं है। और खालिद साहब, आपको लगता है कि ईरान की भी जो एक फॉरेन पॉलिसी रही है जिसमें बहुत हद तक वो आइसोलेट रहा है, क्योंकि सैंक्शंस भी लगे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, फिर गल्फ कंट्रीज के साथ ऑब्वियसली उनकी उस तरह के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, डू यू थिंक वो भी रिविजिट करेंगे अपनी पॉलिसी को? और इसमें क्लियरली तो नहीं लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ है कि जितने भी अलाइज हैं वो मेनली तो लगता है कि यूएस की बात हो रही है, लेकिन जो ईरान के अलाइज हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में, चाहे होतीज़ हो, हमास हो, हजबुल्ला, क्या आपको लगता है उस पॉलिसी पे नजरसानी करेगा और ईरान भी जो है वो डिप्लोमेसी को फरोग देगा? क्योंकि मसूद पिज़िश्कियां के साथ जब पाकिस्तान आए तब भी उन्होंने कहा कि जंग से बेहतर डिप्लोमेसी है, तो आपको लगता है कि वो भी अपनी पॉलिसी को रिविजिट करेंगे? देखिए, ईरान ने तो यही साबित किया है कि वो प्रेशर में कभी नहीं आए और हमेशा डिप्लोमेसी एक दफ़ा अमल दरामद हुई। मैं मिसाल से वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ कि ईरान रोनाल्ड रेगन के ज़माने से प्रेशर डाला गया था। रोनाल्ड रेगन ने जब प्रेशर डाला, मैं बताता हूँ कि कहाँ प्रेशर ले लिया ईरान ने। रोनाल्ड रेगन ने जब प्रेशर डाला तो इन्होंने हिजबुल्लाह बनाई थी। उसके बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन आए, उन्होंने प्रेशर डाला तो इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, उन्होंने कहा था ये एक्सेस ऑफ ईविल है, आपको याद होगा, तो ईरान ने उस वक्त अपना क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल शुरू कर दिया। दो सुदूर ऐसे हैं जिन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया। एक जिमी कार्टर, जिन्होंने ऑपरेशन किया था अपने हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करवाने के लिए, जो 52 IRGC ने होल्ड किए थे, अमेरिकन एम्बेसी के लोग, अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन ईगल क्लॉ। ये हुआ था 24-25 अप्रैल 1980 को, बुरी तरह फेल हुआ था और तमाम उसमें 6-8 हेलीकॉप्टर तबाह हुए, C-130 टकरा गया, मौसम भी ख़राब हो गया और बुरी तरह नाकाम हुआ और 52 हॉस्टेजेस में से कोई भी रिहा नहीं कराया जा सका था। उस ऑपरेशन की वजह से कहा जाता है कि जिमी कार्टर उसी साल 1980 में होने वाला इलेक्शन सेकंड टर्म का हार गए थे। एक ये दूसरा ये प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं जिन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया है और एक नहीं 2 दफ़ा लिया एक साल के अंदर, और ये तारीख हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, उसका कोई फायदा नहीं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सिर्फ प्रेसिडेंट ओबामा हैं जिन्होंने JCPOA के तहत इनसे एग्रीमेंट करवाया था। हम भूल जाते हैं, हमें रिफ्रेश करना चाहिए कि अब हम थ्रू आउट डिबेट प्रेसिडेंट ट्रम्प वो 400 या 440 किलोग्राम न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल की बात कर रहे हैं। ईरान ने JCPOA के तहत तकरीबन 8 टन एनरिच्ड न्यूक्लियर रूस के हवाले किया था थ्रू कैस्पियन सी। तो ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है, यानी थ्रू नेगोशिएशन तो किया था, और उसके अलावा जब भी आपने थ्रेट किया है, इनको मिलिट्री एक्शन लिया है, वो फायर बैक हुआ है या बैक फायर कर दिया। क्योंकि आपने JCPOA का जिक्र किया, इस पे भी डोनाल्ड ट्रंप कहते थे हॉरिबल डील है, वन साइडेड है एंड इट इज अ रोड टू न्यूक्लियर वेपन। अब आपके ख्याल में अभी तो कोई डील नहीं है, एक MOU है, लेकिन क्या वो एक बेहतर है, मतलब इस लिहाज से बेहतर है कि अगर ईरान पे हमला कर दिया, जंग छेड़ दी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद क्या उनको कोई बेहतर डील मिली है JCPOA के मुकाबले में? जी बिल्कुल, मेरा मानना, ये बहुत अच्छा सवाल आपने लिंक किया। देखिए, बुनियाद इसको कहा था उन्होंने कि वर्स्ट डील इन अमेरिकन हिस्ट्री कहा था JCPOA का। अब कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ? थोड़ा सा एक और मैं टच करना चाहता हूँ, डिफरेंट एंगल, जो आपने पूछा नहीं लेकिन मैं सबमिट करता हूँ आपको। देखिए, इस्लामाबाद में शुरू हुआ था इस्लामाबाद अकॉर्ड, फिर हुआ इस्लामाबाद एग्रीमेंट, फिर हुआ MOU, फिर हुआ लेटर ऑफ इंटेंट। डाउनग्रेड होते गए इंटेंसिटी ऑफ द एग्रीमेंट, और अब MOU का मतलब है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको कोई भी मुल्क किसी वक्त भी मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर सकता है। डाउन प्ले क्यों किया? अमेरिकन प्रेसिडेंट एक चाहते नहीं थे कि ऑब्लिगेटरी एक एग्रीमेंट करें जिससे उनकी ऑपोजिशन उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करे और उनकी अपनी लूज हो वो वेटेज और इन्फ्लुएंस। उन्होंने MOU का नाम दिया ताकि कुछ अरसे पे मीडिया में क्रिटिसिज्म फेड आउट होता जाएगा और एक कन्वर्जेंस हो जाएगी, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे थे कि वो मूव ऑन कर जाएंगे और कहेंगे कि GCC के ममालिक जाने और अरब मुल्क जाने और ईरान जाने, ताकि वो एक क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, मुझे लगता है उन्होंने टाइम बाय किया है बाय नेमिंग इट MOU, लेकिन हम कंक्लूड कर चुके हैं कि वो भी अमेरिका के हक में नहीं है। राइट। कामरान साहब, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा हम पीस मेकर तो बन गए, अब हमें मुआशी ताकत बनना है। ज़रा बताइएगा क्या इसके कोई इम्कानात, कोई असरात नजर आ रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जंग खत्म करने के हवाले से तो हमारा रोल कलीदी रहा है और हम ये कहते रहे कि जंग खत्म होगी तो इस खित्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक पीस होगा और उसके फ़वाइद तो ऑटोमेटिकली मिलेंगे पाकिस्तान को भी, जैसे दूसरे ममालिक को मिलेंगे। ओवर एंड अबव आपको लगता है कोई माशी ताकत बनने के लिए हमारे लिए कोई रास्ता निकला है, कोई राह हमवार हुई है? मेरे ख्याल में बिल्कुल अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए बहुत है। अगर आप फॉरेन पॉलिसी के मैदान में देखें तो ये बिल्कुल गैर मामूली हमारी कामयाबी है, बट अनफॉर्चुनेटली माजी में भी हमें ऐसे मौके मिले कि क्या इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इंटरनली अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाएं, जो डिविडेंड पोटेंशियली हमें मिल सकते हैं उससे हम फ़ायदा उठा पाएं।
ये मेरे ख्याल में आप देखने वाली बात है। आई थिंक एक बड़ा लेजिटमेट लोगों की एक्सपेक्टेशन है, कंसर्न है कि अगर हमने इतनी एफर्ट की है, और जो हमने एफर्ट की है हमारी जो बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सबसे पहले तो हमारा जो पर्पस था कि हम इस जंग को रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान हमारा नेबर है और अगर ये जंग ना रुकती तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी तरह से। लेकिन उससे जब आगे हम बढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि जो हमारी लीडरशिप है, दे मस्ट बी थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स कि किस तरीके से ये जो एक आइडियल सिचुएशन अगर आगे बनेगी और वाकई ये खत्मी मुआहदा होता है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और फिर मेरा ख्याल है कि जो सबसे की एलिमेंट होगा, ये भी चीज़ देखने वाली है कि ईरान जब उनके ऊपर सैंक्शंस थी और इतनी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपने एडवर्सरीज को इतना टफ टाइम दिया, तो ये भी बड़ा एक अहम सवाल है कि सम टाइम जब आप इस तरीके से आपको फतह मिलती है और परसेप्शन भी दुनिया में आपकी इस तरह से बढ़ती है, तो ईरान अगर उसको इस तरीके से मौका मिलता है तो इम्बोल्डन होंगे, तो क्या वो रीजन के ममालिक के लिए एक खैर की खबर लाएंगे, या फिर जब इम्बोल्डन होंगे तो अगेन दे कैन बिकम सीरियस ट्रबल फॉर अदर्स। एंड आई थिंक ये एक सबसे बड़ा जो कंसर्न जीसीसी कंट्रीज में भी इस वक्त है। और अगर आप इसीलिए देखें जो मार्को रूबियो की वहाँ पे मुलाकात हुई, तो एक जो कंसर्न था जिसमें उन्होंने अश्योर करने की कोशिश की कि हम ईरान के साथ जो भी डील करेंगे उसमें जो जीसीसी की सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक अभी भी चैलेंज खत्म नहीं हुआ। नंबर वन कि ये एक पोटेंशियल जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है उसको हमने दाखिली तौर पर किस तरह से कैश करवाना है, एंड सेकेंडली कि अगर ये डील होती है तो फिर ईरान और गल्फ कंट्रीज और बाकी रीजन के ममालिक के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हुए उससे भी हमने फायदा उठाना है। मलिया साहब, एक आम आदमी भी यही सवाल करता है कि ठीक है हम एक पीस मेकर तो बन गए, दुनिया में हमारी तारीफ भी हो रही है, लेकिन इससे मुल्क को क्या मिलेगा, अवाम को क्या मिलेगा, क्या हमारे हालात बेहतर होंगे? आपके ख्याल में क्या ये वाकई लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है या इसका कोई कोरिलेशन बनता नहीं है इस बात से? मेरा ख्याल है बिल्कुल अनरियलिस्टिक है ये, और ये फिर वापस उस पैराडाइम में जाती है जो कि आप बाहर के लोगों पे रिलाय करना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए। इसको ये जो आदत बन गई है हमारे रूलिंग एलीट्स की, जियोपॉलिटिकल रेंट्स अर्न करना, ये मेरा ख्याल है ख़त्म होनी चाहिए। देयर इज़ ओनली वन वे टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान इकोनॉमी, और वो है थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पाकिस्तान की तकदीर बाहर से नहीं बदल सकती। इंपॉर्टेंट बात की आपने खालिद साहब, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि शायद ईरान से, अगर ईरान के ऊपर सैंक्शन हट जाए, हमें गैस मिल जाए, ऑयल मिल जाए, अमेरिका हमसे शायद ट्रेड बढ़ा दे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। डू यू थिंक ऐसा कुछ होने जा रहा है? मैं अग्री करता हूँ मलिया साहब की बात से कि ये हमारे अपने इंटरनल इशूज़ हैं और हमें उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लेकिन एक होप होती है कि शायद बैरून मुल्क से कुछ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो हमें कोई ट्रेड डील्स वगैरह कुछ हो सकता है हमारे फेवर में। नहीं शहजाद साहब, बड़ा सिंपल है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मलिया लोधी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर मुल्क अपनी कन्वर्जेंस ढूंढता है। देखिए चाइना इतना सब्सिडाइज तेल ऑलमोस्ट ईरान से रोजाना की बुनियाद पर 1.38 बिलियन लेता रहा है, इसलिए कि कोई और ले नहीं सकता था। और वो एक्सपोर्ट थी तकरीबन ईरान की 85%, ऑल्दो वो चाइना के लिए सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। तो कन्वर्जेंस की मैं मिसाल दी। अब पाइपलाइन तो वो है जो हमने आज तो नहीं फाइंड आउट किया कि हमें तेल पाइपलाइन या गैस पाइपलाइन लेनी चाहिए, ये तो सस्पेंडेड है, और ये सस्पेंडेड थी बिकॉज ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस, इंटरनेशनल प्रेशर्स, जो भी वजूहात थी, उसमें हमें डिविडेंड्स निकल सकते हैं, उस पर हर मुल्क का हक भी है। और जाहिर है अगर सिर्फ हमें तेल की पाइपलाइन मिलने की और गैस पाइपलाइन बिक जाए तो बिजली सस्ती होगी, हमारी प्रोडक्शन इकोनॉमिकल हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्रीज वाइबल हो जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, हमारी डॉलर प्राइसेस और IMF पे हमारी डिपेंडेंसी और बेल आउट पैकेजेस का इंतजार नहीं करेंगे, और फिर दोस्त ममालिक की हम मिन्नतें नहीं करेंगे कि रोल ओवर कर दें। तो आई थिंक इकोनॉमी कैन बी ऑब्वियसली अपलिफ्टेड डेफिनेटली थ्रू आवर इंटरनल रिफॉर्म्स, लेकिन जहां पे हमें डिविडेंड्स मिल सकते हैं वो जरूर लेने चाहिए। चलें, लेट्स सी इसके कोई डिविडेंड्स हमें इस लिहाज से मिलते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, मलिया साहबा और खालिद शीशी साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल और हम मजीद बात करेंगे एक और अहम इशू पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। 800 साल जमहूरी तारीख रखने वाला और दुनिया को पार्लिमानी जमहूरियत का मॉडल देने वाला बरतानिया आज खुद अपनी सियासी और जमहूरी तारीख के एक गैर मामूली बहरान से गुजर रहा है। मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कहलाने वाली वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट, जिसे सदियों से सियासी इस्तेकाम, जमहूरी तसलसल और मौसे हुक्मरानी की अलामत समझा जाता था, अब मुसलसल सियासी हलचल, क़यादत के बहरान और सियासी अदम इस्तेकाम की तस्वीर बनी हुई है। पिछले 10 सालों के दौरान 6 वज़राए आज़म की तब्दीली ने इस तस्वुर को चैलेंज कर दिया है कि बरतानिया का पार्लिमानी निज़ाम दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है, और बार बार वज़राए आज़म की तब्दीली के बाद सवालात उठने लगे हैं कि क्या बरतानिया अब गवर्नेबल नहीं रहा,
और क्या बरतानवी सिस्टम में ऐसी बुनियादी खराबियां आ चुकी हैं कि अब कोई मुस्तहकम हुकूमत कायम नहीं हो सकती? अहम बात यह कि जुलाई 2016 से अब तक पिछले 10 सालों के दौरान बरतानिया में 6 वज़राए आज़म आ चुके हैं, लेकिन इन तमाम वज़राए आज़म को सियासी दबाव, अपनी जमात का एतमाद खोने या फिर अवाम की जानिब से इंतखाबात में अदम एतमाद की वजह से मुस्ताफ़ी होना पड़ा है। और इन 10 सालों में किसी भी वज़ीर आज़म का तवील तरीन इक़्तिदार ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक कायम रह सका है, जबकि इन 10 सालों में 2022 ऐसा साल था जिसमें बरतानिया में एक साल में 3 वज़राए आज़म तब्दील हुए थे, जिनकी मुख्तसर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बरतानिया में 2015 के आम इंतखाबात में पार्टी ने मुसलसल दूसरी बार अक्सरियत हासिल की थी और डेविड कैमरून दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, लेकिन 2016 में ब्रेक्जिट रेफरेंडम में शिकस्त पर डेविड कैमरून अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, क्योंकि वो बरतानिया को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाए रखना चाहते थे। लेकिन रेफरेंडम में 51% अवाम ने बरतानिया के यूरोपियन यूनियन से निकलने के हक में वोट दिया था, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी की ही रहनुमा थेरेसा मे जुलाई 2016 में वज़ीर आज़म बनी, लेकिन 3 साल बाद जुलाई 2019 में ब्रेक्जिट डील की पार्लियामेंट से मंजूरी में नाकामी के बाद उनको अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा था, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के ही रहनुमा बोरिस जॉनसन जुलाई 2019 में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उनकी क़यादत में कंजर्वेटिव पार्टी ने दिसंबर 2019 के इंतखाबात में एक बार फिर कामयाबी हासिल की। लेकिन कोविड लॉकडाउन के दौरान अपनी रिहाइशगाह पर पार्टीज रखने और दीगर स्कैंडल्स के बाद वो अपनी ही पार्टी का एतमाद खो बैठे, जिसके बाद सितंबर 2022 में उन्हें भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। और फिर कंजर्वेटिव पार्टी की रहनुमा लिज ट्रस सिर्फ 45 दिन के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, क्योंकि एक मुतनाज़ा मिनी बजट के बाद पार्टी के अदम एतमाद की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लिज ट्रस के बाद ऋषि सुनाक वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, जो पिछले 6 साल में मुंतखब होने वाले 5वें कंजर्वेटिव और पहले एशियाई वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनकी क़यादत में कंजर्वेटिव पार्टी को 2024 के आम इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई, जिसके बाद वो वज़ारत उज़्मा और कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही से मुस्ताफ़ी हो गए थे। 2024 के इंतखाबात में लेबर पार्टी मुसलसल 4 इंतखाबात में शिकस्त के बाद पहली बार भारी अक्सरियत से जीतने और 2010 के बाद पहली बार हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि बरतानिया में एक मुस्तहकम हुकूमत वजूद में आएगी और 9 मुंतखब वज़ीर आज़म के स्टॉमर एक मजबूत वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन 2 साल बाद ही बरतानिया में होने वाले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में लेबर पार्टी की बदतरीन शिकस्त के बाद के स्टॉमर पर अपनी ही पार्टी से दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद के स्टॉमर ने रवां हफ्ते के आगाज में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और अब बरतानिया में 10 सालों में के दौरान 7वां वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, जिसके लिए लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। बरतानिया में एक दिहाई पर मुहित इस सियासी और पार्लिमानी अदम इस्तेकाम के बाद सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि इस मुसलसल अदम इस्तेकाम की वजूहात क्या है। क्या बरतानिया में मुआशी तरक्की की सुस्त रवि की वजह से सियासी अदम इस्तेकाम है, या सियासी निज़ाम के अंदर बुनियादी खराबियाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि भारी मैंडेट हासिल करने वाली सियासी जमातें भी मुस्तहकम हुकूमत तश्कील नहीं दे पा रही हैं। अहम बात यह कि अक्सर सियासी और मुआशी मुबसरीन का ख्याल है कि मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम की वजूहात मुआशी हैं, लेकिन बरतानवी निज़ाम हुकूमत में स्ट्रक्चरल खराबियाँ इस अदम इस्तेकाम की पेचीदगियों में इजाफे की वजह बन रही हैं। बरतानिया में यह अदम इस्तेकाम 2016 में ब्रेक्जिट रेफरेंडम के बाद सामने आया, जब बरतानवी अवाम ने इंतहाई मामूली अक्सरियत से यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का फैसला किया। लेकिन असल में इस अदम इस्तेकाम के ताल्लुक 2008 के ग्लोबल रिसेशन पीरियड से है, जिसके बाद से बरतानवी मईशत मुसलसल दबाव का शिकार है। आदाद शुमार के मुताबिक 2010 से लेकर अब तक बरतानिया में सालाना GDP ग्रोथ औसतन 1.5% है, जबकि इन 16 सालों में बरतानिया पर कर्जा GDP के 65% से बढ़कर 95% पर आ चुका है, जिसकी वजह से आम आदमी मुआशी मुश्किलात का शिकार है, जो सियासी अदम इस्तेकाम की वजह बन रहा है। लेकिन बरतानिया के लिए चैलेंज ये है कि सियासी और इंतखाबी निज़ाम में इन माशी मसाइल को हल करने के लिए ऑप्शंस महदूद हैं, जैसे कि माशी इस्लाहत के लिए जो भी हुकूमत टैक्स लगाने की कोशिश करती है, अवाम उसे ही 2 साल बाद वोट आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई हुकूमत इस्लाहत कर नहीं पा रही, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं हो पा रहा। इस हवाले से CNN ने अपने एक तज्जियाती मजमून में यह सवाल उठाया है कि बरतानिया वाकई अनगवर्नेबल हो चुका है। CNN के मजमून के मुताबिक बरतानिया के मसाइल महज सियासी नहीं बल्कि गहरे माशी भी हैं। 2008 के मालियाती बहरान के बाद मुल्क मुकम्मल तौर पर संभल नहीं सका है, हकीकी आमदनियों में तवील अरसे से जमूद है। ब्रेक्जिट ने मईशत को नुकसान पहुँचाया, पैदावारी सलाहियत कमज़ोर हुई और कौमी कर्जे में मुसलसल इजाफा हुआ है। इन मुश्किलात ने अवामी मायूसी को बढ़ाया है और हुकूमतों के लिए नताइज देना मजीद दुश्वार बना दिया है। मजमून के मुताबिक बरतानिया का फर्स्ट पास द पोस्ट इंतखाबी निज़ाम भी मसाइल में इजाफे की वजह बन रहा है, क्योंकि ये इंतखाबी निज़ाम 2 बड़ी जमातों के दरमियान इंतखाबी मुकाबले के लिए मौजू है। लेकिन अब बरतानिया में कम अज़ कम 5 बड़ी सियासी जमातें इंतखाबात में शरीक होती हैं,
जिनमें लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के अलावा लिबरल डेमोक्रेट्स, ग्रीन पार्टी और रिफॉर्म पार्टी शामिल हैं। इसलिए मुनक़सिम मैंडेट की वजह से मुस्तहकम हुकूमतें मुश्किल से बन पाती हैं। ताहम मज़मून के आखिर में तज्ज़ियाकार क्रिश्चियन एडवर्ड ने यह नतीजा अखज़ किया है कि बरतानिया का असल बहरान रियासती निज़ाम नहीं बल्कि क़यादत, विजन और अवाम को कायल करने की सलाहियत का बहरान है। अगर सियासी क़यादत इस खला को पुर ना कर सकी तो अदम इस्तेकाम मज़ीद बढ़ सकता है। जबकि CNN के बरक्स बरतानवी अखबार दी गार्डियन का कहना है कि एक दहाई के दौरान वज़राए आज़म की गैर मामूली तब्दीली महज इनफरादी सियासी नाकामियों का नतीजा नहीं बल्कि गहरे सिस्टमेटिक बहरान की अक्कासी है। मजमून के मुताबिक हर नए वज़ीर आज़म के साथ काबीना और पॉलिसी तरजीहात में बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, जिसके नतीजे में तवील मुद्दती इस्लाहात और कौमी मनसूबे अधूरे रह जाते हैं। माशी जमूद, कमज़ोर शरह नमू और बढ़ते हुए कर्जे यकीनन सियासी दबाव में इजाफा करते हैं। ताहम असल मसला सिर्फ मईशत नहीं बल्कि माशरे में बढ़ती हुई सियासी और समाजी तकसीम है। ब्रेक्जिट, शनाख्ती सियासत, नस्ली इख्लाफात और मुख्तलिफ सकाफती तनाज़ात ने रिवायती सियासी इत्तेहादियों को कमज़ोर कर दिया है, जिससे ऐसी वसी अवामी हिमायत हासिल करना मुश्किल हो गया है जो मुस्तहकम हुक्मरानी के लिए ज़रूरी होती है। अहम बात यह कि अब जो 7वें वज़ीर आज़म आएंगे उनको भी ये चैलेंजेस दरपेश होंगे कि क्या वो इस्लाहात कर सकेंगे और क्या वो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।